स्टूडेंट्स, आई एम हिमाक्षी वेलकम्स यू ऑल एट मक्कड़ कॉलेज। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको सुनने में और समझने में काफ़ी मज़ेदार लगेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कॉलेज में इतना सारा डाटा, इतनी सारी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से एक सेक्शन के स्टूडेंट्स को दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, किस तरह इस डाटा को टेबल्स, डायग्राम्स और ग्राफ्स की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है ताकि एक सेक्शन के स्टूडेंट्स को दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि कौन से स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। तो आइए हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर तरीके में, ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेबल्स, यानी कि टेबल्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं और ग्राफ्स बनाते हैं। लेकिन इनसे भी वर्केबल कंक्लूजन्स नहीं मिलते। मीन्स कि हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उससे एक कंक्लूजन तक पहुंचना, कंपैरिजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इस डाटा को कि कंडेंस्ड फॉर्म में, मींस शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक अंडरस्टैंडेबल, मींस कि कोई लेमैन उसको समझ सके, और कंपैरेबल मींस एक ग्रुप ऑफ डाटा को दूसरे ग्रुप ऑफ डाटा के साथ कंपेयर किया जा सके। मतलब किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और किसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम अच्छी है, ये पता लगाया जा सके, और उसका फर्दर साइंटिफिक ट्रीटमेंट, मींस उसको फर्दर स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज़ करके उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सके, उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जा सके। For this purpose, a measures of central value and central tendency is worked out. तो इसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू होता क्या है? एक वैल्यू जो कि पूरे सेट ऑफ डाटा को, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, मीन्स एक पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हुई वैल्यू को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू कहा जाता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग। एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डाटा। डाटा मीन्स जब कुछ मास ऑफ डाटा को हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड डाटा। जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। उस डाटा में से एक सिंगल वैल्यू जब हम निकालते हैं जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, उसको कहते हैं एवरेज, विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। अब एक कंट्री का जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब वो वैल्यू उस पूरे कंट्री की सारी पॉपुलेशन की हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज़ द रीज़न
that averages are sometimes called measures of central tendency. यही एक रीजन है कि एवरेज को हम क्या कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि एक सेंट्रल वैल्यू है जो कि पूरे मास ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका दूसरा नाम है मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो आगे हम स्टडी करेंगे इसके यूजेस, यानी इसकी यूजफुलनेस कहाँ पे है, कहाँ पे एवरेजेस को यूज किया जाता है इन एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस। डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्लेन्ड इन अ प्रिसाइज मैनर। पूरी की पूरी पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं वो एवरेजेस के थ्रू प्रिसाइज फॉर्म में, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन हो जाती है। लाइक देयर आर 2 सेक्शंस इन अ कॉलेज, बीकॉम सेक्शन ए एंड बीकॉम सेक्शन बी। जब हम ए सेक्शन का एवरेज निकालेंगे तो वो एक फिगर होगी जो कि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को शॉर्ट फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगी। दूसरा है यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हमने ए सेक्शन का एवरेज निकाला, बी सेक्शन का एवरेज निकाला, तो इसके बाद हम कंपेयर कर पाएंगे दैट the students of which section are more intelligent than the students of other section। किसकी परफॉर्मेंस दूसरी सेक्शन की परफॉर्मेंस से अच्छी है। यूजफुल फॉर मेजरिंग अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। इसके बाद एवरेज को हम यूज करते हैं फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के लिए। आप ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स इन योर फर्दर क्लासेस आप स्टडी करोगे, जिनको हम कहते हैं डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस। इनके लिए जो एवरेज कैलकुलेट किया होना ज़रूरी है, मतलब अगर आपको एवरेज की नॉलेज होगी, पता होगा कि एवरेज किसको कहते हैं, तो ही आप ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक डिस्पर्शन, स्क्यूनेस और कर्टसिस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ एवरेज। अकॉर्डिंग टू या लुन चोउ, एन एवरेज इज अ टिपिकल वैल्यू। एवरेज एक टिपिकल वैल्यू है, मीन्स एक सिंगल वैल्यू है इन द सेंस दैट इट इज समटाइम्स एम्प्लॉयड, मतलब इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, टू रिप्रेजेंट ऑल द इंडिविजुअल वैल्यूज। एक पॉपुलेशन है, मींस एक मास ऑफ डाटा जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हुई एक सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एवरेज। इन अ सीरीज और ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल ऑफ डाटा को हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हुई सिंगल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एवरेज। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज, मतलब क्यों ज़रूरी है एवरेजेस को स्टडी करना। तो आइए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम इंडिया का एवरेज इनकम ऑफ ऑल द पीपल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों का एक्सपेंडिचर कैसा है, यहाँ के लोगों की सेविंग कैसी है। इससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन से कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है और कौन से कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड बुरा है। उसके बाद है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। जब हम दो कंट्रीज का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा कंट्री रिचर है और कौन सा कंट्री पुअरर है। तो मतलब ये कंपैरिजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में, ये इंटायर मास ऑफ डाटा को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मींस हम पूरी पॉपुलेशन को बहुत शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो वैल्यू पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हुई होती है। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। सपोज अगर हमें पता चला कि इंडिया का रेट ऑफ सेविंग बहुत लो है, तो हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि जिससे इंडिया की रेट ऑफ सेविंग इंक्रीज हो सके। ये हम तभी बना पाए जब हमारे पास एक एवरेज वैल्यू थी, मींस हमारे पास एक फिगर थी जिससे हमें पता लग पाया कि इंडिया की रेट ऑफ सेविंग लो है। उसके बेस पे स्टैटिशियंस पॉलिसीज फ्रेम कर पाते हैं, इकोनॉमिस्ट फर्दर पॉलिसीज फ्रेम करते हैं जिससे कि सेविंग इंक्रीज हो सके। रेप्लिका ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है इंटायर पॉपुलेशन। रेप्लिका मीन्स कॉपी।
मीन्स जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया वो रेप्लिका है, मीन्स की कॉपी ही है ऑफ द इंटायर यूनिवर्स बट इन अ शॉर्ट फॉर्म। एक लेमैन अगर सिर्फ एवरेज को स्टडी कर ले मतलब उसने कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन को ही स्टडी कर लिया है, क्योंकि जो एवरेज था वो यूनिवर्स का ही रेप्लिका था, मीन्स कि उसको ही रिप्रेजेंट करती हुई एक चीज थी। ट्रेसिंग ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, इससे हम टू और मोर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ इंटर रिलेटेड है और कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है। Next we will study types of statistical averages. There are mainly three types of statistical averages. First one is mathematical averages. Second one is positional averages. And third one is commercial averages. तो ये तीन तरह के averages हैं जो कि हम stats में use करते हैं। Mathematical averages में हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास तीन आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन, द सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन वो मीन होता है जो कि इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ज्योमेट्रिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज ऑफ द अरिथमेटिक मीन, और हार्मोनिक मीन जो कि रेसिप्रोकल होगा अरिथमेटिक मीन का। इन सबको हम फर्दर स्टडी करते जाएंगे। तो दूसरा है पोजीशनल एवरेजेस, जिसमें हमारे पास दो आते हैं, दैट इज मीडियन एंड मोड। मीडियन होता है जो वैल्यू सेंट्रल वैल्यू होगी सीरीज की, सीरीज के सेंटर में जोन सी वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड मीडियन। उसके बाद है मोड। द वर्ड मोड मीन्स कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा अक्कर हो रही है। किसी भी सीरीज में सबसे ज़्यादा अक्कर होने वाली वैल्यू को मोड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कई सारे कमर्शियल एवरेजेस आते हैं, जिनमें से हमारे पास हैं मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज। इन सब का फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द वेरी फर्स्ट वन दैट इज अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन। अरिथमेटिक मीन और मीन इज द नंबर, एक ऐसा नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग all the values of all the items of a series। एक हमारे पास सीरीज दी होगी, जब हम उसकी सारी वैल्यूज को एड अप कर लेंगे, मीन्स कि सम अप कर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को कहते हैं n, मतलब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी उनको हमने टोटल कर लेना है, एड अप कर लेना है और डिवाइड करना है बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। Suppose we have 10 students in a class and they have scored marks in a test। तो हमने एवरेज कैलकुलेट करना है उनके मार्क्स का। तो हम उनके मार्क्स का टोटल कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज n। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसका फॉर्मूला। सबसे पहले जो चीज़ समझनी ज़रूरी है वो है कितने तरह की सीरीज़ होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़ और एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, सिर्फ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स और एक्सपेंडिचर वो डायरेक्टली गिवन होता है, उसमें अलग से फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। उसके बाद आती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें x और f मीन्स फ्रीक्वेंसी अलग से गिवन होती है और x अलग से गिवन होता है, मीन्स कि 2 कॉलम्स बने होते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद थर्ड वन आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें इंटरवल्स बने होते हैं, मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, जिसमें इंटरवल्स फॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज।
तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, यानी इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके हमारे पास तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट मेथड, द वेरी फर्स्ट मेथड एंड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड। तो इसका ये हमारे पास फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को हमने x1, x2, x3 से डिनोट किया है एंड सो ऑन अप टू xn। xn का मतलब है वो सारी आइटम्स जहां तक का हमने मीन कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय n। n here means number of items। तो हमारे पास यहाँ पे एक इसका फॉर्मूला बन गया सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा का मतलब है सम टोटल, x का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करके बना सिग्मा x अपॉन n, दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मीन। तो आइए हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये जो है एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 10 फैमिलीज का इन अ सिटी। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय डायरेक्ट मेथड। ये डेली एक्सपेंडिचर है 10 फैमिलीज का एक सिटी में। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर गिवन है 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 एंड 90। तो अब हमें इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम जो हमारा है दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी सिग्मा x अपॉन n। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को ऐड अप किया, वो आ गया हमारा सिग्मा x। तो सारी वैल्यूज को हमने सम अप कर लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 510। उसको हम डिवाइड करेंगे n यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स। इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ 10 फैमिलीज, तो हम डिवाइड भी किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 510 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे जीरोस गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 51। तो हमारे पास एवरेज डेली एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ₹51। तो ये हमने सबसे पहले मेथड यानी डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया ऑफ 10 फैमिलीज इन अ सिटी। तो उससे हमारे पास एवरेज डेली एक्सपेंडिचर आ गया ₹51। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। तो इसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इस फॉर्मूला की टर्म्स को समझिए। a का मतलब है एज्यूम्ड वैल्यू, सिग्मा dx का मतलब है सिग्मा x माइनस a और n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। ध्यान से इस फॉर्मूला की वैल्यूज को समझिए। इसमें हम गिवन सीरीज में से एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। कोई भी वैल्यू को एज्यूम करके x की सारी वैल्यूज में से उस एज्यूम्ड वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारा आता जाएगा dx। dx का जब हम टोटल करेंगे इन द लास्ट, वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा dx। तो सिग्मा dx कहाँ से आया, x माइनस a का जब हमने समेशन किया तो वो हमारे पास आ गया सिग्मा dx। n here means number of items, यानी कि जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स थी। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो ये सेम क्वेश्चन जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया वही सेम क्वेश्चन हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। तो ये है डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 फैमिलीज इन अ सिटी। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 30, 70, 40, 20, 60, 40, 30, 80, 50 एंड 90। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो ये है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीस। तो इसका हमने n कैलकुलेट किया, दैट इज n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, दैट विल बी 10। तो अब हमने इसमें एज्यूम्ड वैल्यू ली है 50। तो ये रहा हमारा 50 जो कि हमने सीरीज में से ही ली है।
याद रखना है जो हमने एज्यूम्ड वैल्यू लेनी है वो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो इस सीरी के बीच में ही होनी चाहिए। तो हम x की वैल्यूज में से उस एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास आता जाएगा dx। तो हम कैलकुलेट करेंगे 30 माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस 20, 70 माइनस 50 इज इक्वल्स टू प्लस 20। मतलब हमने जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे माइनस लगाते जाना है, जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे प्लस लगाते जाना है। 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस 10, 20 माइनस 50 दैट इज माइनस 30, 60 माइनस 50 दैट इज 10, 40 minus 50 that is minus 10, 30 minus 50 that is minus 20, 80 minus 50 that is plus 30, 50 minus 50 is equals to 0, 90 minus 50 that is 40। तो ये हमने इसका dx कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे यानी कि सिग्मा dx। तो सिग्मा dx में हमने प्लस माइनस साइंस को ध्यान में रखते हुए प्लस के साइंस वाले को अलग कैलकुलेट कर लेना है, माइनस के साइंस वालों को अलग कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट करके नीचे निकालना है सिग्मा dx, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 10। उसके बाद हमारा मेन फॉर्मूला जिसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है वो है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो हमने ये सारी वैल्यूज ऊपर कैलकुलेट कर ली हैं। n we have calculated that was 10, a was assumed value जो कि हमने सीरीज में से ही assume करी थी that was 50 and sigma dx was 10। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 50 प्लस 10 ओवर 10। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, here the zeros get cancelled and we get 1। तो हमारे पास आ गया 50 प्लस 1 यानी कि 51। Hence the average daily expenditure is 51। तो आज हमने सीखा अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप हमारी फर्दर वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू।